Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. देखिए हम अपने थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपना सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि मिनरल्स के बारे में, कि जो मिनरल्स होते हैं वो किस टाइप के मिनरल्स है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है हमने उनके यूजेस के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिया के अंदर किस किस स्टेट के अंदर कौन कौन से रिसोर्स मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पावर रिसोर्सेज के बारे में, कि जो एनर्जी होती है, जो पावर होती है, उसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कितने टाइप्स की होती है, किन किन रिसोर्सेज से हम उसको जो है जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम अपने चैप्टर में इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो हमारे पावर रिसोर्सेज होते हैं, मोस्टली हम पावर जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और डिफेंस, इन सब में मतलब हम क्या करते हैं, अपना जो रिसोर्सेज है, जो पावर है उसका यूज़ करते हैं। देखिए पावर रिसोर्सेज मेनली टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे कन्वेंशनल और दूसरे होते हैं नॉन कन्वेंशनल। देखिए जो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं, जैसे नाम से आप देख रहे हैं कि जो कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं वो पुराने यानी परंपरागत, पारंपरिक रूप से यानी काफ़ी सालों से जिसको हम यूज़ करते आ रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं। दूसरे हमारे नॉन कन्वेंशनल, जिनको मतलब अभी हमने जो है, जो अभी प्रोसेस में है, जिनको अभी हम यूज़ करना चाह रहे हैं, और अगर हम इनको यूज़ करें, बार बार यूज़ करने पर भी ये हमें जो है ज़्यादा मात्रा में एनर्जी दे सकते हैं, जबकि ये रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म होने वाले भी नहीं हैं। ओके। तो देखिए मेनली हमारे जो हैं टू टाइप्स के रिसोर्सेज हैं। एक हमारा आता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, दूसरे आता हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। देखिए कन्वेंशनल जो पुराने टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और जो मेन अभी यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी मात्रा में जो जिनकी अबेंडेंस है और जिनको हम काफ़ी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए वो कौन से हैं रिसोर्सेज। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। तो इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में अभी आने वाली स्लाइड्स में जो है इनको पढ़ेंगे। तो देखिए जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए इनका कॉमन यूज़ है फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी लंबे टाइम से ये जो है यूज़ में आ रहे हैं। अब देखिए ये मोस्टली इनके अंदर क्या आते हैं, फायरवुड आती है और एक हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं वो आते हैं। फायरवुड मतलब जो हम लकड़ी होती है जिसको ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम। तो इसको वाइडली यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं हम, कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए, यानी गर्मी के लिए और कुकिंग, खाना वगैरह बनाने के लिए। तो देखिए दूसरा हमारा है फॉसिल फ्यूल है वो। तो फॉसिल फ्यूल के अंदर हमारे क्या आते हैं, कोल आता है, पेट्रोल आता है, और हमारा जो नेचुरल गैस होती है वो आती है। अब देखिए जो मोस्टली जो विलेजर्स होते हैं ना, वो फायरवुड से ही, जो आपने देखा होगा कि विलेजेस के अंदर हम मोस्टली क्या लकड़ी वगैरह का यूज़ करते हैं, लकड़ी को ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो विलेज की पॉपुलेशन है ना, उसमें से मोर देन 50% लकड़ी का ही यूज़ करती है किसी भी टाइप की एनर्जी के लिए, कुछ मतलब गर्मी, हीट वगैरह पैदा करने के लिए, और इसके साथ साथ कुकिंग करने के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए मोस्टली किसका यूज़ करती है, फायरवुड का जो है यूज़ करती है। अब देखिए बात करते हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में। देखिए फॉसिल फ्यूल हमारे बनते कैसे हैं। देखिए ये जो है फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं कि ये जो है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, जो जिनकी डेथ हो जाती है, जो डेड हो जाते हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं वो सूख जाते हैं, उनकी पत्तियां वगैरह गिरती हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये जो डेड प्लांट्स, उनके जो रिमेनिंग्स होते हैं ना, उनके जो बचे हुए अवशेष होते हैं, वो क्या करते हैं, बरीड अंडर द अर्थ, वो अर्थ के अंदर नीचे दब जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर, कई लाखों सालों तक ये जो है धरती के अंदर दबे हुए रहते हैं, और कन्वर्टेड बाय हीट एंड प्रेशर, और हीट और प्रेशर के द्वारा इनको फॉसिल फ्यूल में चेंज कर दिया जाता है। तो देखिए ये हमारे फॉसिल फ्यूल कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी के मेन सोर्स है, और ये हमारे लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये अनलिमिटेड नहीं है। ये मतलब लिमिटेड का मतलब है ये जो है अगर इनका सही ढंग से यूज़ ना किया जाए और बहुत ज़्यादा इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा, तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोल के बारे में। देखिए सबसे ज़्यादा मोस्टली अबंडेंट जो यूज़ किया जाता है ना, तो वो कोल ही यूज़ किया जाता है। इसको डोमेस्टिक फ्यूल, डोमेस्टिक मतलब हमारे घर में भी हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर भी हम इनका यूज़ करते हैं। जो हमारे आयरन और स्टील के प्लांट्स हैं, जो आयरन और स्टील वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टीम इंजन्स हैं, और इसके साथ साथ जो बिजली उत्पादन के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी हम कोल का यूज़ करते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है कोल से, उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मल पावर बोलते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं उसको थर्मल पावर बोला जाता है। इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मतलब लाखों साल लग जाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, बरीड सनशाइन भी बोलते हैं। बरीड सनशाइन क्यों बोलते हैं,
क्योंकि मोस्टली सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है इसी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए हम इसको बरीड यानी दबा हुआ सनसाइन यानी दबी हुई धूप या दबन धूप भी बोलते हैं। मतलब ऐसी सनसाइन, जैसे सनसाइन क्या होती है, धूप, तो बरीड दबी हुई मतलब दबन धूप यानी जो धरती के अंदर दबी हुई है, ठीक है, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसको लीडिंग प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूस करने वाले वो कौन है, चाइना है, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। ये वही मेन कंट्रीज़ हैं जो हमारे, अभी हमने पीछे जब मिनरल्स डिपॉजिट किए थे तो उसके अंदर भी मैंने ये आपको दिखाई दी कि चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, ये जो है सबसे ज़्यादा ये कोल को प्रोड्यूस करते हैं। और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन जो है झारखंड के अंदर होता है। झारखंड के अंदर 4 जगह पर 4 जगह दी हुई हैं, रानीगंज, जरिया और इसके साथ धनबाद और बोकारो। तो ये 4 जगह हैं झारखंड के अंदर जो मेनली कोल का प्रोडक्शन करती हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। देखिए ये एक लिक्विड है, ब्लैक लिक्विड, थिक, गाढ़ा और ब्लैक लिक्विड, तरल। अब देखिए ये कहाँ पर पाया जाता है, ये जो है लेयर्स ऑफ रॉक्स की जो लेयर होती है उनके बीच में पाया जाता है और इसको ड्रिल करके निकाला जाता है। मतलब काफ़ी सारे जो है बोर वगैरह करके, ड्रिल वगैरह छेद करके हमारी सरफेस के अंदर उसके थ्रू निकाला जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है, रिफाइनरी में भेज दिया जाता है, क्योंकि जो हमें कोल मिलता है ना, जो हमें नीचे ऑयल मिलता है वो इतना जो है शुद्ध क्वालिटी में नहीं होता, मतलब उसकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं होती, वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर अशुद्धियाँ होती है। जब उसको रिफाइनरी के थ्रू रिफाइन किया जाता है, उसकी अशुद्धियाँ दूर की जाती है, तो उससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उससे निकलता है क्रूड ऑयल, इसके साथ साथ डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, केरोसिन निकलता है, वैक्स, प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट्स, ये सारे के सारे जो है इसी जो काला द्रव है, ये जो लिक्विड है उससे निकलता है। अब देखिए पेट्रोलियम जो है उसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा पदार्थ निकलते हैं, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमने कोल को क्या बोला था, कोल को हमने ब्रिड सनसाइन बोला था और इसके साथ पेट्रोल को हमने क्या बोला है, ब्लैक गोल्ड बोला है। अब देखिए मेन जो पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करने वाले कंट्री कौन से हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, ये मेनली जो है पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज है। इसके साथ साथ यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए इसके साथ साथ अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, डिगबोई जो कि असम के अंदर है, और बॉम्बे हाई तो मुंबई आपने देखा होगा कि जो इंडिया की ये महाराष्ट्र है जहाँ पर ये सदर्न पार्ट में, जो वेस्टर्न पार्ट में जो है मुंबई जो आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पर मुंबई हाई। इसके साथ साथ जो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर जो है ये इसके सोर्सेज मिलते हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि इसका ओरिजिन हुआ कहाँ से। जो पेट्रोलियम है वो मेनली जो है लैटिन जो वर्ड है उससे लिया गया है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पेट्रा और एक ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, तो दोनों का जो मीनिंग मिलाकर क्या हुआ, रॉक ऑयल, मतलब चट्टानों का तेल, रॉक ऑयल। ओके, अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। देखिए नेचुरल गैस जो है वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट पाए जाते हैं, यानी ये ऑयल के ऊपर जो है तैरती रहती है, उसके ऊपर तैरती रहती है। तो ये इसको भी मतलब हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। ये हमारी कहाँ पर मिलती है, ये रशिया के अंदर, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड के अंदर मिलती है। इंडिया के अंदर ये जो है जैसलमेर के अंदर, और जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये जैसलमेर ये हमारा राजस्थान के अंदर है, और गोदावरी कृष्णा डेल्टा ये हमारा जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, त्रिपुरा, इन साथ साथ कुछ मुंबई के जो किनारे हैं वहाँ पर भी हमें जो है नेचुरल गैस मिलती है। तो अगर हम सीएनजी की बात करें, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो एक इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है। मतलब इसको अगर हम यूज़ करें अपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ करें तो काफ़ी लेस जो है अमाउंट में जो है पोल्यूशन निकलता है, बजाय कि अगर हम पेट्रोलियम और डीजल का यूज़ करें। देखिए अगर हम पेट्रोलियम और डीजल वाले जो व्हीकल है वो यूज़ करते हैं तो उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट कर दिया जाता है। लेकिन नेचुरल गैस जो है वो काफ़ी हद तक इको फ्रेंडली है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके द्वारा ज़्यादा हानिकारक पार्टिकल्स जो है वो एनवायरनमेंट में नहीं छोड़े जाते। तो नेचुरल गैस को जो है एक अच्छा और शुद्ध जो फॉसिल फ्यूल माना जाता है।
तो आगे आते हैं हम हाइडल पावर के बारे में। देखिए हाइडल पावर होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तो वाटर के थ्रू देखिए जब रेन वाटर को या वाटर को, रिवर के वाटर को हम क्या करते हैं, डैम बनाकर स्टोर कर देते हैं। हमने क्या किया कि जैसे ये रिवर फॉलो कर रही है, हमने यहाँ पर डैम बना दिया और इसके वाटर को यहाँ पर स्टॉप कर दिया और ये जो है इतनी ऊंचाई तक भर जाता है। तो इस तरीके से जब यहाँ पर डैम बनाकर हमने वाटर को स्टोर किया तो हम क्या करते हैं, इसको पाइप के थ्रू हम मतलब जो है इसको क्या करते हैं, पाइप के थ्रू फॉलो करते हैं। इस वाटर को पाइप के थ्रू ऐसे भेजा जाता है। उससे क्या होता है कि ये एकदम से जब पाइप के अंदर से फॉलो करता है तो आगे जो टर्बाइन्स लगे होते हैं उनको ये घुमाता है, क्योंकि एकदम से जब फ्लो होता है इसका, जब एकदम से गेट खोला जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है तो ये टर्बाइन्स को घुमाता है। और जब ये टर्बाइन्स घूमते हैं, मतलब जो ब्लेड्स होते हैं, जो टर्बाइन ब्लेड्स होते हैं, जब वो एकदम से घूमते हैं तो वो क्या करते हैं, जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वो जनरेटर को ऑन कर देते हैं और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब क्या आता है, वाटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसको बोलते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए वर्ल्ड की यानी दुनिया की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसका 1/4 भाग जो है हाइडल पावर से ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखिए इसके लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, प्रागवे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। देखिए प्रागवे और ब्राज़ील जो हमारे साउथ अफ्रीका के अंदर आते हैं, नॉर्वे हमारा यूरोप के अंदर आता है और ये जो है चाइना, ये हमारी इंडिया के जो है नॉर्थ में कंट्री है चाइना। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है भाखड़ा नंगल जो डैम है वो किसके ऊपर बनाया गया है, सतलुज जो रिवर है, सतलज जो रिवर है उसके ऊपर बनाया गया है। गांधी सागर ये हमारी चंबल रिवर के ऊपर है। नागार्जुन ये हमारा किसके ऊपर है, कृष्णा की रिवर के ऊपर है। उसके बाद हम बात करते हैं दामोदर वैली, ये हमारा जो है महानदी के ऊपर है। तो इस तरीके से हमारे जो है ये कुछ काफ़ी सारी रिवर्स हैं हमारी इंडिया के अंदर जहाँ पर ये काफ़ी सारे डैम बनाकर वहाँ से हाइडल पावर जो है जनरेट किया जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये डैम बना दिया गया, ये रिवर जो है ये आपको रिवर देख रहे हैं, ये जो रिवर फॉलो कर रही है। तो ये देखिए ये हमने क्या किया, ये हाई बिल्ट, ये काफ़ी ज़्यादा हाई जो बिल्ट स्ट्रक्चर है वो हमने बना दिया। ये डैम है, यहाँ से देखिए यहाँ से जो है ये पाइप के थ्रू जो है ये वाटर यहाँ पर जनरेट किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये गेट लगा हुआ है, जब इस गेट को ओपन कर दिया जाता है, जब इस गेट को ओपन कर देते हैं तो एकदम से वाटर अंदर की तरफ फ्लो करता है, तो ये देखिए टरबाइन लगा हुआ है। तो इसके ब्लेड्स जो हैं वो घूमते हैं, जब इसके ब्लेड्स घूमेंगे तो ये ऊपर देखिए यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है। जब ये जनरेटर फिर ये जनरेटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और ये हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और इनके थ्रू फिर जो है जो एनर्जी है, लाइट जो है वो पावर लाइंस के अंदर दी जाती है और उसके बाद हमारे घरों में जो है वो सप्लाई की जाती है। और जो बाकी का बचा हुआ वाटर है वो दोबारा से नीचे से होकर रिवर के अंदर फॉलो कर जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा हाइडल पावर प्लांट जो है वो काम करता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, जो अभी हमने बात की, जितने भी हमारे ये सारे के सारे बात की हमने ऑयल के बारे में, कोल के, नेचुरल गैस के बारे में, कोल के बारे में और इसके साथ साथ फायरवुड के बारे में और हाइडल पावर के बारे में। ये सारे के सारे हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम काफ़ी लंबे टाइम से इनका यूज़ कर रहे हैं। अब हम इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि इनका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। देखिए ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है और नेचुरल गैस होती है जो उसको भी ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है। ऑयल को हम टैंकर की सहायता से जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और जो नेचुरल गैस होती है उसको पाइपलाइन की सहायता से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो है ऑयल जो होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर बेस होता है, लेकिन ये हमारी जो होती है और ये जो है थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, लेकिन हमारी जो गैस होती है वो काफ़ी जो है चीपर होती है, ऑयल से काफ़ी चीपर होती है और ये जो है क्लीन भी होती है, किससे, ऑयल से। तो हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। देखिए अगर जो है कहीं पर भी ऑयल स्पिलेज हो जाता है, कहीं पर भी ऑयल गिर जाता है और गैस लीकेज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ की ऑक्सीजन जो है वो उसको ख़त्म कर देता है, उसके आसपास की ऑक्सीजन को है। अगर मान लिया ऑयल स्पिलेज हो जाता है कि वाटर के ऊपर ऑयल स्पिल कर जाता है और वाटर के ऊपर जो है ऑयल क्या करता है, तैरता है, उसके अंदर डूबता तो नहीं है, तैरता है। जब वो उसके ऊपर तैरने लग जाता है तो वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वाटर को नहीं मिल पाती, क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो उसका कॉन्टैक्ट जो है वो टूट जाता है, क्योंकि बीच में जो है ऑयल की परत आ जाती है, तो उसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन हो जाता है। ऐसे ही जब गैस की लीकेज होती है तो उस टाइम पर भी अपने आसपास में जो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो ख़त्म हो जाती है।
और उसकी वजह से कई बार जो है डेथ भी हो सकती है। जो इस ऑयल स्पिलेज की वजह से जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी डेथ हो सकती है, और एयर के अंदर अगर जो हमारी गैसेज है उसका वो लीक हो जाती है तो हमारे जो अर्थ पर रहने वाले या लैंड पर रहने वाले जो जीव है उनकी डेथ हो सकती है। इसके साथ साथ ये एसिड रेन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो पोल्यूटेंट रिलीज किए जाते हैं, जो ऑयल के द्वारा जो पोल्यूटेंट, जब उसको ऑयल को यूज़ करते हैं तो उसके द्वारा जो पोल्यूटेंट रिलीज किए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एसिड रेन का कारण बनते हैं। इसके साथ साथ इनका जो एक्सप्लोरेशन करना होता है, यानी बहुत गहराई से इनको, ज़मीन के बहुत गहराई से इनको निकालना होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है। तो ये देखिए, ये जो है इसके इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। उसके बारे में बात करते हैं कोल के बारे में। कोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली मिलता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि ये काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, और इसको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं फायरवुड के बारे में, यानी जो लकड़ियाँ होती है। देखिए, ये आसानी से मिल जाती हैं कहीं पे भी, क्योंकि जहाँ पर भी आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेंगे, वहाँ आसानी से मिल जाएंगी, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये एनर्जी भी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी डालती हैं, और डिफॉरेस्टेशन भी होगा। अगर आप वनों को काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, तो उससे डिफॉरेस्टेशन भी होगा। इसके साथ साथ जो है इसके कलेक्शन करने में भी आपको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, आपका काफ़ी सारा टाइम जो है इसको इकट्ठा करने में भी चला जाता है। अगर बात करते हैं हाइडल पावर के बारे में, जो हाइडल पावर होता है वो काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। इरीगेशन के लिए, यानी आप जो है अपने खेतों में सिंचाई के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, और फिशिंग के लिए भी आप जो है जहाँ पर पानी इकट्ठा किया गया वहाँ पे अच्छे से फिशिंग भी कर सकते हो। ये काफ़ी सस्ता सोर्स भी है। लेकिन इसके लिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि ये जो है इसकी वजह से जहाँ पर ये डैम वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पर जो है पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ फ्लड आने के चांसेस भी रहते हैं। और जब वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस रहते हैं तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, कम्युनिटी जो रहती है, उसको डिस्प्लेस करना पड़ता है, मतलब उसको एक जगह से दूसरी स्थान पर भेजना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। तो ये देख, थोड़ा सा लो लाइंग रीजन होगा तो वहाँ पर जो है चारों तरफ पानी भर जाएगा, अगर जो है डैम के पीछे जो है पानी को रोक लिया जाता है, नदी के फ्लो को रोका जाता है। तो जब भी कोई बारिश का सीजन होता है, या जब भी पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आसपास के एरिया में जो है वो पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये थे हमारे जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर हमारे आते हैं सोलर एनर्जी। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। मतलब इनका हम जितना भी यूज़ करें ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि हम इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो देखिए, सोलर एनर्जी ये एक तरीके से अगर यूज़ करें तो जो सन की एनर्जी होती है वो काफ़ी हमें उसका हमें कोई भी कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता, वो बिल्कुल हमें फ्री में मिलती है। तो देखिए, जो सन की एनर्जी होती है उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रैप कर लिया जाता है। कहाँ पे, जो सोलर सेल होते हैं उनके ऊपर। जब सोलर सेल क्या करते हैं, इस एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, काफ़ी सारे सोलर पैनल्स होते हैं, वो आपस में इकट्ठे कर दिए जाते हैं, वो काफ़ी आपस में इकट्ठे ऐसे ज्वाइंट करके रख दिए जाते हैं, और वो जब उनके ऊपर सन की लाइट पड़ती है तो वो क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं, और उससे जो है हीटिंग और लाइट जो है वो मिलती है। तो देखिए, ये जो है मोस्टली कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल है, जहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ही सन की लाइट जो है वो पहुंच पाती है। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सिर्फ उन्हीं कंट्री को मिलती है जो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर लाई करते हैं। ट्रॉपिकल एरिया मैंने आपको बताया हुआ है कि 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वो हमारे ट्रॉपिक्स कहलाते हैं। तो देखिए, ये इनके बीच में जो हमारी अर्थ का इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर जो कंट्रीज़ मिलते हैं, यहीं पर सन की लाइट जो है सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर इसको एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। तो देखिए, इसकी ये किस में और किस में यूज किया जा सकता है, सोलर हीटर, सोलर कुकर, आपने खाना वगैरह बनाना है या कमरा वगैरह गर्म करना है, सोलर गीज़र, इन सब के लिए जो है ड्रायर, तो इनके अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कम्युनिटी लाइटिंग, जो कम्युनिटी लाइटिंग होती है, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वो मोस्टली जो है इसके सहायता से ही चलाए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये सोलर सेल जो लगे हुए हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से ज्वाइन किया हुआ है इनको, और ये सोलर सेल लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर जो है अपनी एनर्जी जो बनाते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, यहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद आगे इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है, यहाँ पर एनर्जी का स्टोरेज हो जाता है, जिसको बाद में जो है लाइट, या जो भी आपने लाइट वगैरह जलानी है, फैन चलाना है, वहाँ पर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो यहाँ पर स्टोर हो जाती है। यहाँ पर जो एक अलग से सिस्टम लगा हुआ था, इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो है सन की लाइट से इस तरीके से एनर्जी का जनरेशन किया जाता है।
उसके बाद हम बात करते हैं विंड एनर्जी के बारे में। नाम से ही आपको क्लियर हुआ है कि जो विंड जनरेट की जाती है उसको विंड एनर्जी बोलते हैं। देखिए ये उस रीजन के अंदर होता है कि मतलब यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, पवन चक्की लगा दी जाती हैं, और वो पवन चक्कियाँ ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहाँ पर विंड बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से जहाँ पर विंड आती है, हाई स्पीड विंड्स जहाँ पर आती हैं वहाँ पर क्या करती हैं, जो विंड मिल्स होती हैं उनको क्या करती हैं, घुमाती हैं। जब उनको घुमाती है तो उसकी वजह से उनके साथ जो टरबाइन या जनरेटर वगैरह जुड़े होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए जो काफ़ी सारे बड़े जो विंड्स फार्म होते हैं उनके अंदर इन विंड मिल्स को लगा दिया जाता है, और ये मोस्टली जो है या तो कोस्टल रीजन के अंदर होते हैं या फिर माउंटेन रीजन के अंदर होता है, क्योंकि ऊंचाई पर जो है आपको ज़्यादा जो है विंड्स जो है स्ट्रॉन्ग और विंड स्टडी विंड्स जो है वो आपको मिलेंगी। मैदानी एरिया के अंदर जो है इतना ज़्यादा आपको, जो प्लेन्स वाला एरिया है वहाँ पर नहीं मिलेंगी आपको इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो इसलिए इनको जो है पहाड़ी एरिया पर या किसी कोस्टल एरिया में, जैसे समुद्र के पास का कोई एरिया है, तो वहाँ पर जो है इनको लोकेट कर दिया जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे नीदरलैंड के अंदर, जर्मनी, डेनमार्क और यूके, ये चारों कंट्री जो है हमारी यूरोप के अंदर आती है, और एक यूएसए। तो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े बड़े जो है विंड फार्म बनाए गए हैं जिनके द्वारा विंड एनर्जी को जनरेट किया जाता है। देखिए इस तरीके से ये विंड मिल है यानी पवन चक्कियाँ, ये देखिए ये पूरा फार्म है, इसको इस तरीके से एक स्लोप के ऊपर, देखिए ये काफ़ी आपको एक स्लोप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो है इनको इस तरीके से लगाया गया है, और जैसे ही विंड इनसे क्रॉस करती है ये घूमती हैं और इनके साथ जो जनरेटर कनेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर के बारे में। देखिए न्यूक्लियर पावर जो है ये किसके द्वारा, न्यूक्लियाई ऑफ एटम, मतलब ये किसके द्वारा जनरेट की जाती है, जो यूरेनियम और थोरियम होते हैं, ये दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनके अंदर जो है न्यूक्लियाई होता है, उसके द्वारा उनके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी या जो हीट जनरेट होती है जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करती है। तो देखिए यूरेनियम और थोरियम को जो प्रोड्यूस करने वाले सबसे ज़्यादा इसके सहायता से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो कौन है, यूएसए और यूरोप। यूएसए और यूरोप के अंदर जो है सबसे ज़्यादा यूरेनियम और थोरियम की सहायता से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जाती है। इंडिया के अंदर कहाँ पर है ये इसके यूरेनियम के डिपॉजिट, राजस्थान के अंदर, झारखंड के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी सहायता से वो यूरेनियम का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए। तो इसलिए जो है इंडिया के अंदर अभी इतना ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियर पावर जनरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन थोरियम की अगर बात करें तो थोरियम के जो भंडार है वो इंडिया के अंदर जो है मोनोजाइट सैंड के अंदर मिलते हैं, जो कि केरला के अंदर है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि यूरेनियम के जो भंडार है वो राजस्थान के अंदर और झारखंड के अंदर मिलते हैं, और थोरियम के केरला के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कितने न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर है, ये देखिए सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम के अंदर जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर तारापुर में, और राजस्थान के अंदर कोटा के पास में राणा प्रताप सागर के अंदर मिलते हैं। इसके साथ साथ जो है यूपी में नरोरा के अंदर, और इसके साथ साथ कर्नाटका में कायगा के अंदर। तो ये जो है आप नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार जो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, मैचिंग में भी आपको पूछ लिया जाता है, आगे पीछे आपको दे दिया जाता है कि हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि कायगा जो है वो महाराष्ट्र में है, तारापुर कर्नाटका के अंदर है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद करें ताकि आप अपना क्वेश्चन जो अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है, एक मैं दिखाया हुआ आपको। ये देखिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसके अंदर देखिए यहाँ से रिवर से पानी को लिया जाता है, कोल्ड वाटर को लिया जाता है। इस तरीके से कोल्ड वाटर जो है अंदर की तरफ इसको इस तरीके से कंप्रेस किया जाता है, इसको भेजा जाता है आगे की तरफ, इस तरीके से यहाँ पर वाटर को भेजा जाता है। जब यहाँ पर वाटर आता है तो यहाँ से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है, ये देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से ये पानी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब पानी गर्म होता है इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से स्टीम निकलती है। ये देखिए ये स्टीम क्या करती है, ये भाप जो है इन टर्बाइंस को घुमाती है। ये टर्बाइंस की वजह से फिर यहाँ पर जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, और यहाँ पर ट्रांसमिशन हो जाता है, यहाँ पर पावर लाइन्स के अंदर चला जाता है, उसके बाद आपके घरों में जो है उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। यहाँ से देखिए जो स्टीम होती है वो क्या करती है, वो स्टीम इनको घुमाती है, उसके बाद जो वाटर बन जाता है वो यहाँ पर वापस आ जाता है, और इसको वापस जो है यहाँ पर इस तरीके से गर्म वाटर यहाँ पर वाटर वेपर के रूप में बाहर की तरफ निकल जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, ये आप ऊपर की तरफ जो ये धुआं उठता हुआ देखते हैं, ये वाटर वेपर होते हैं, यानी जो वो गर्म वाटर होता है वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर हवा में उड़ जाता है।
तो ये था हमारा न्यूक्लियर पावर। उसके बाद हम बात करते हैं जियोथर्मल। देखिए नाम से क्लियर हुआ है, जियोथर्मल धरती की गर्मी जो है, जियो हमारी धरती यानी हमारी पृथ्वी अर्थ, और थर्मल उसकी जो एनर्जी है। देखिए हीट जनरेटेड और ऑब्टेन्ड, जो हीट और एनर्जी ऑब्टेन की जाती है कहाँ से की जाती है, जियोथर्मल अर्थ से, उसको कहा जाता है, जो अर्थ से जनरेट की जाती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। देखिए जो अर्थ का टेम्परेचर होता है ना, अंदर से अर्थ जो है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जो अर्थ का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और वो हीट एनर्जी जो वो सरफेस पर आ जाते हैं, किस रूप में, हॉट स्प्रिंग। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी अर्थ के अंदर से जो है काफ़ी मतलब मात्रा में हॉट स्प्रिंग यानी जो गर्म फव्वारे वगैरह है वो फूट पड़ते हैं, वो बाहर की तरफ आते हैं, और इन जो ये गर्म पानी यानी फव्वारे के रूप में जो बाहर निकलता है ऑफ स्प्रिंग है जो होता है, हॉट स्प्रिंग जो निकलते हैं, उसका यूज़, उस वाटर का यूज़ किस में करते हैं हम, कुकिंग में, हीटिंग में, बाथिंग में, बात करने के लिए, नहाने के लिए, गर्मी के लिए, या फिर खाना पकाने के लिए आप उसका यूज़ करते हो। ये देखिए इसके यहाँ रिसोर्सेज कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर प्रोड्यूस, कहाँ पर होता है ये। अब देखिए ये यूएसए के अंदर, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट जो है यूएसए के अंदर है। मतलब यहाँ पर यूएसए के अंदर क्या किया जाता है, इसी जो हमारी अर्थ की गर्मी है यानी अर्थ की जो थर्मल है, जो हीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के अंदर, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका के अंदर भी जियोथर्मल एनर्जी जो है यूज़ की जाती है। इंडिया के अंदर कहाँ पर है ये, इंडिया के अंदर देखिए मणिकारण में, मणिकारण कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, और इसके साथ साथ पूगा वैली ऑफ लद्दाख। तो दो जगह पर है ये, देखिए मणिकारण हिमाचल प्रदेश में, और जो पूगा वैली है लद्दाख के अंदर, वहाँ पर। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर जो हमारी अर्थ है, नीचे वाटर है, और अर्थ की हीट की वजह से ये देखिए हॉट वाटर, ये बाहर जो है एक तरीके से झरने के रूप में बाहर की तरफ फूट पड़ता है। तो यहाँ से जो स्टीम आती है, देखिए जब एकदम से इतना गर्म पानी जो है बाहर की तरफ आएगा, तो उससे जो स्टीम निकलेगी उसको टरबाइन से जोड़ दिया जाता है, और टरबाइन से क्या होते हैं, ब्लेड घूमते हैं, और उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो ये जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। वहाँ से क्या होता है कि पावर प्लांट जो एनर्जी पावर प्लांट में चली जाती है, लाइन्स में, जो पावर लाइन्स होती है उनके अंदर चली जाती है, फिर अपने घर में जो है ट्रांसफर कर दी जाती है। और जो बाकी का कूलिंग वाटर होता है वो जो है, मतलब जो बाकी का वाटर जो बचा हुआ है वो जो स्टीम को जब थोड़ा ठंडी होती है तो वो वाटर का रूप ले लेती है, तो उसको क्या करते हैं, वो एक कूलिंग टावर में चला जाता है, वहाँ पर वाटर ठंडा होकर के वापस जो है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है वेल्स के थ्रू, मतलब तो कुएं वगैरह होते हैं उनके थ्रू वापस से हमारी अर्थ के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जियोथर्मल पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। देखिए टाइडल एनर्जी क्या होती है, देखिए टाइडल नाम से पता लग रहा है कि यानी सी के अंदर जो टाइड्स आती हैं, जो हमारे सी के अंदर, ओशियन के अंदर जो टाइड्स आती हैं, उनके द्वारा जो एनर्जी जनरेट की जाती है उनको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। तो देखिए कैसे जो है इस तरीके इसको जो है जनरेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि जहाँ पर नैरो, थोड़ा सा नैरो ये होता है, मान लिया ये लैंड का टुकड़ा है, ये इस तरीके से यहाँ पर लैंड है और यहाँ पर सी की थोड़ी सी ओपनिंग हो जाती है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम डैम बना देते हैं इस तरीके से। मान लिया यहाँ पर हमने डैम बना दिया, ये ओशियन का पार्ट है, ये हमारा अर्थ का पार्ट है, ये हमारी लैंड है, मतलब लैंड का पार्ट है ये, और ये ओशियन है थोड़ा अंदर तक गया हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक डैम बना दिया। जब हमने यहाँ पर डैम बनाया तो क्या होता है कि हाई टाइड्स आती हैं। जब हाई टाइड्स आती हैं, इस डैम के ऊपर से जाकर के यहाँ पर पानी फिल कर देती है, यहाँ पर पूरा ऊंचाई तक पानी जो वाटर होता है फिल हो जाता है। जब ये इस डैम के नीचे की तरफ से जो है पाइप के द्वारा जो है मतलब आप इसको इसकी सहायता से देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये हमने क्या किया, डैम बना दिया। ये देखिए ओशियन है, हमने ये बीच में क्या किया, ये इस तरीके का डैम बना दिया। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया, जब हाई टाइड्स आती हैं ये पानी इधर फिल हो जाता है, ये देखिए इधर भर गया है पानी, इधर फिल हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पर गेट्स लगा दिए, यहाँ पर ये गेट्स लगाए हुए हैं, यहाँ पर पानी रुक चुका है। अब आप क्या करेंगे, जब इस वाटर को हम इतनी देर तक यहाँ पर नहीं रख सकते, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, हम ये गेट खोल देते हैं। ये देखिए ये जो हमारे गेट्स हैं इनको ओपन कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको ओपन किया तो ये वाटर जो है एकदम स्पीडली बाहर जाना शुरू होगा। देखिए ये वाटर जो यहाँ पर जमा हुआ था वो वापस मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको वापस ओशियन के अंदर जाना है। और जब ये वापस ओशियन की तरफ मूव करना शुरू करेगा स्पीडली, तो ये क्या करता है, ये टर्बाइंस जो ब्लेड लगे होते हैं ये इनको घुमाना शुरू करता है। और जब इनको घुमाना शुरू करता है तो इसके साथ जो जनरेटर जुड़ा होता है, जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना शुरू करता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसको पावर लाइन के थ्रू जो है भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो है टाइडल एनर्जी जो है वो क्रिएट की जाती है। तो देखिए इसने बोला ड्यूरिंग हाई टाइड, मैंने बताया कि हाई टाइड के दौरान क्या होता है कि जो एनर्जी होती है ऑफ टाइड की इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन, टर्बाइन को ऑन करने के लिए जो है यूज की जाती है। इंस्टॉल्ड इन द डैम, जो कि डैम के अंदर इंस्टॉल किया हुआ होता है। अभी मैंने आपको
दिखाया, उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस की जाती है। तो ये कहाँ पर होता है? रशिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, जो गल्फ ऑफ कच्छ है ना इंडिया के अंदर, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है? जो गुजरात वाला ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई देता है गुजरात वाला, तो यहाँ पर है गल्फ ऑफ कच्छ। तो वहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इस तरीके से गई हुई है, तो यहाँ पर इसको जनरेट किया जाता है। तो इंडिया के अंदर गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर है ये रीजन। तो अब हम बात करते हैं बायोगैस के बारे में। देखिए बायोगैस होता है क्या? देखिए बायोगैस नाम से ही आपको पता लग रहा है, जो जैविक बायो होते हैं, जो जैविक जो पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है, जैसे गाय वगैरह, जो काऊ डंक वगैरह होता है, एनिमल डंग होता है, जो इसके साथ साथ एनिमल का जो दूसरा मटेरियल होता है, डेड प्लांट्स होते हैं, इसके साथ साथ जो किचन से निकला हुआ वेस्ट होता है, उन सब को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब उनका हम क्या करते हैं, एक तरीके का घोल वगैरह बना करके उसको जो है मतलब एक गड्ढे में दबा देते हैं, और जब काफ़ी टाइम तक जब वो उसके अंदर गलता सड़ता रहता है, उसके अंदर क्या होता है, डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। और जब डिकम्पोज कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो है बायोगैस एमिट होती है। जब वो गैस जो है किस किस चीज़ का मिक्सचर होती है, उसके अंदर मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और इसको हम क्या करते हैं फिर, जो बायोगैस एमिट होती है उसको हम अपने खाना वगैरह बनाने के लिए, हीटिंग के लिए, सब के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए ये काऊ का डंग है, जो भी है एनिमल डंग है, या जो भी आपका वेस्ट निकला हुआ, वो सारा का सारा हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है वो डाल देते हैं। तो इस तरीके से घोल बना करके इसके अंदर डाल दिया जाता है, घोल बनाकर। तो इसके अंदर जो ये बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे जो आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, ये इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज जब करते हैं तो वहाँ से जो है क्या जनरेट होता है, वहाँ से जो है बायोगैस जनरेट होती है। और बायोगैस को इस पाइप की सहायता से घरों में हम यूज़ कर सकते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम बायोगैस का जनरेशन करते हैं। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। This is the end of this chapter. If you like the video, then please like, share and subscribe our channel. Press the bell icon for the latest video. Thank you for watching the video. God bless you and take care of yourself.